Hello students. Good evening. Good evening Nikhil, Parth, Prakriti. Good evening everyone. I welcome you all to the Pradis Education and I am Sonali Gupta. And students, as you all know, we are doing coordination compounds. तो बेटा coordination compounds में last class में हमने VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट कर लिया था. आज इसके आगे देखने वाले हैं. Yes, Nikhil. Good evening. Good evening, Prakriti. Join कर लो सब so that we can start our class. Good evening, Mayuri. Saurabh, good evening, बच्चा. So students, last class में मैंने आप लोगों को VBT कंप्लीट करा दिया था. Sorry. Last क्लास में हम लोगों ने VBT कंप्लीट कर लिया था. VBT एक थ्योरी वैलेंस बैंड थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी. आज उसके आगे देखेंगे, थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करेंगे. फिर हमारी नई थ्योरी है आज CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके बारे में बात करेंगे. गुड इवनिंग महेंद्र, गुड इवनिंग एवरीवन. आज बेटा हम नई थ्योरी के बारे में बात करेंगे CFT, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्लियर है सबको? एवरीवन इन द क्लास, वैलेंस बैंड थ्योरी क्लियर है? महेन, मयूरी, प्रकृति, पार्थ, निखिल, सौरभ, बच्चों तुम लोगों को लास्ट वाली जो थ्योरी थी, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल जो तुम लोगों को पढ़ाया था, क्या वो तुम लोगों को क्लियर है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आता है सबको? ठीक है, गुड, ग्रेट, वेरी ग्रेट. चलो तो बेटा आज हम कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास. क्या बोल रहा है? Among the following ions, which one has the highest magnetic moment value? हमको क्या निकालना है बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट. और मैंने आपको DNF ब्लॉक में फॉर्मूला बताया था मैग्नेटिक मोमेंट का, उसी तरीके से हमको निकालना है. क्या फॉर्मूला था? म्यू इक्वल्स टू, याद है किसी को? डू एनीवन रिमेंबर हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट? किसी को वैल्यू याद है? निकालेंगे कैसे? मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू अंडर रूट n प्लस 2, और इसकी यूनिट क्या थी? BM, बोर मैग्नेटॉन. क्या यूनिट था इसका? BM, बोर मैग्नेटॉन, है ना? तो इसी n प्लस 2 से बेटा ये n क्या होता है? n क्या था? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. देखो डी ब्लॉक ही तो है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो कर रहे हैं, तो उनके मैग्नेटिक मूवमेंट पे यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा? इसी से ही निकालेंगे. डी ब्लॉक ही तो है, ट्रांजिशन मेटल्स ही तो है ना प्रकृति, है ना? चलो तो बात कर ले, फर्स्ट वाला निकालें. क्रोमियम H2O6+3 निकालो. सबसे पहले क्या निकालो? क्रोमियम के ऊपर चार्ज निकालना है, H2O6+3. तो बेटा चार्ज निकालोगे तो x इस पे 0 होता है, तो हमको दिख ही रहा है सीधे सीधे x के ऊपर +3 का चार्ज आएगा, यानी कि क्रोमियम के ऊपर +3 का चार्ज आएगा, है ना? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24. एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 24. ठीक है, तो अगर मैं बिना चार्ज के लिखूं तो मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को सिखाया था, क्रोमियम जिसका 24 है, सीधे सीधे आर्गन 18 कर दो, तो उसके बाद 4s2 20 हो गया, 3d पहले आता है तो 4 हो गया, है ना?
4 हो गया। तो इसमें से अगर तुम 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो 2 इसमें से जाएंगे बेटा, है ना, 2 इसमें से जाएंगे, 1 इसमें से जाएगा, तो सीधे सीधे क्या बचेगा, आर्गन 3d3। एन तो बेटा 3 आ रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 3 आ रहे हैं, है ना, 3 आ रहे हैं। तो इसमें निकालो म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू निकालो, म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट एन एन प्लस 2, कितना होगा, म्यू इक्वल्स टू 3 प्लस 2, है ना, म्यू इक्वल्स टू √3, 3 4 5, 3 इंटू 5, म्यू कितना आ गया, √15। मैं फाइंड आउट भी करवा दिया, है ना, म्यू कितना आ गया, √15। गुड इवनिंग झलक, ठीक है, तो म्यू कितना आ गया बेटा, √15। दूसरा निकालो, दूसरा वाला कैलकुलेट करके बताओ मुझे मैग्नेटिक मोमेंट फटाफट। आयरन H2O 6 प्लस, आयरन H2O 6 + 2, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे बच्चों, फॉर्मूला तो पता ही है, अंडर रूट एन प्लस 2 बोर मैग्नेटन। सबसे पहले आयरन के ऊपर क्या निकालोगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर भी दिख रहा है बेटा X प्लस हाइड्रोजन पे 0 हो जाएगा, +2 आएगा, तो X पे +2 आ रहा है, यानी कि आयरन पे +2 आ गया। अब आयरन का एटॉमिक नंबर, नॉर्मल आयरन का लिखते हैं पहले, नॉर्मल आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन 26। अब लास्ट क्लास में सिखाया था, आर्गन 18, 4s2 20, 3d6, है ना, 18 और 2 20 और 3d पे हमने सीधे सीधे लिख दिया 6। आप चाहो तो 1s2 2s2 2p6 करके भी लिख सकते हो, बट दैट टेक्स क्वाइट टाइम, है ना। तो अब हमने क्या कर दिया, Fe के ऊपर +2 कर दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से चले जाएंगे, क्या बचा, आर्गन 3d6। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा इसके अंदर, 5 बना के देख लो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने होंगे, 1 2 3 4 5, एक यहाँ गया, यानी कि n की वैल्यू तो 4 आ रही है। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ गई, निकाल लो, इसमें निकालो फटाफट, म्यू इक्वल्स टू √4 4 + 2, यानी कि 4 × 6, √24 आ गया, √24 आ गया, क्या सबका इतना आ गया है, झलक, प्रकृति, सौरभ, आ गया इतना, √24 बोर मैग्नेटन। चलो तो तीसरा निकाल के बताओ, तीसरा मैम नहीं बताने वाली, ZnH2O 6 + 2, तीसरा बताओ, ZnH2O 6 + 2 निकालो, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, निखिल निकालो, क्या मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, एक मिनट दे रही हूं मैं, जल्दी से मुझे जवाब चाहिए। महेन, मयूरी, टेल मी, क्या आएगा बेटा, सौरभ, कितना मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, हे रब्बा, कितना, इतना सरल है, झलक, क्या आएगा बेटा, वैष्णवी, एन निकालो, एन क्या है, एन मैम क्यों बताएंगी, जिंक का एटॉमिक नंबर नहीं है मुझे, बस यही तो कहानी तुम लोग की गड़बड़ हो जाती है। जिंक इज 30, जिंक अगर 30 होगा तो यानी कि आर्गन 3d 10 4s2, 18 2 20 और 10 30, अब इस पे +2 का चार्ज है, यानी कि ये हट जाएगा, 3d 10 हो गया, इससे इजी तो कोई सवाल ही नहीं था भैया,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एन तो 0 आ गया, तो म्यू क्या आएगा, सीधे सीधे 0 आएगा। इससे इजी क्या था? फिर क्यों नहीं बता पाए 1 घंटे से प्रकृति? हाँ बताओ जरा। चलो दूसरा क्वेश्चन, ये मुझे इसका जवाब चाहिए अब। पहले क्वेश्चंस करो तभी सीएफटी स्टार्ट होगी आज। राइट डाउन द आईयूपीएसी, देखो क्या क्या निकालना है। आईयूपीएसी लिखना है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। ये 5 चीजें निकालनी है तुम्हें हर एक की, ये 5 चीजें निकालनी है हर एक चीज। मैं आपको बता देती हूँ फर्स्ट वाला, सबसे फर्स्ट वाला कर लेते हैं हम, सब तुम करोगे। पोटेशियम CrH2O to C2O4 2 dot 3H2O। चलो ठीक है, करो। हाँ करो। कौन से फॉर्मूले का यूज नहीं किया जनक? म्यू, जब एन की वैल्यू 0 आ गई तो म्यू कैसे निकालू? म्यू इक्वल्स टू रूट 0 ही तो आ जाएगा। क्या यूज करना था लास्ट वाले क्वेश्चन में? ये जो फॉर्मूला दिया है उसका यूज किया तो बेटा, किया तो था यूज। हाँ है ना बेटा, चलो अब करो। फर्स्ट वाला करो फटाफट। चलो एक मैं बताती हूँ, उसके बाद दूसरा तुम लोग करोगे। वैसे तो सब कुछ आता है बच्चों, तुम लोगों को आता है ना। देखो निकाला, वेरी गुड बेटा, सही है प्रकृति। नाम लिखो, सबसे पहले इसका नाम लिखो। नाम तो बता दो मुझे, नाम तो बता दो एटलीस्ट। क्या नाम होगा? पॉजिटिव पार्ट सबसे पहले भूल गए, सबसे पहले पोटेशियम लिखेंगे, फिर डाई एक्वा, पोटेशियम के बाद क्या आएगा बेटा? डाई एक्वा, फिर ये डाई ऑक्सैल्टो, डाई ऑक्सैल्टो, फिर क्रोमियम आएगा कि क्रोमेट आएगा? हाँ क्रोमियम आएगा कि क्रोमेट आएगा? क्रोमेट आएगा क्योंकि के पहले है, कैटाइन हो गया, क्रोमेट आ जाएगा। ये हम कर चुके हैं बेटा, और तुम लोग ऐसे भूलोगे तो काम कैसे चलेगा? और फिर लास्ट में इसको H2O लिखा है तो हाइड्रेट लिख देना, हाइड्रेट, है ना। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, +1 - 2 +3 होगी। ये हो गया आईयूपीएसी। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट आईयूपीएसी लिख लिया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट तो बेटा दिख ही रही है, +3 हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम का स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, +3 का लिखेंगे। तो अभी बेटा बताए 24 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो हमने क्या पता है ये कितना हो जाएगा? आर्गन, ठीक है। नॉर्मल लिखू तो 3d4 4s2, लेकिन +3 का चार्ज है, एक इसमें 2 इसमें से जाएंगे, एक इसमें से जाएगा। सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल में से रिमूव करते हैं, तो ये 3d3 हो गया, 3d3 हो गया, है ना। चलो उसके बाद क्या पूछ रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लो। ये क्या है? आपका मोनोडेंटेट है, तो मोनोडेंटेट है तो H2O वाले के साथ कितना होगा? 2 × 1 2। C2O4 के साथ कितना होगा? C2O4 डाइडेंटेट है, मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। 2 × 2 4, 4 + 2 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया क्लास, ठीक है। उसके बाद म्यू, म्यू निकाल लो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 3 हो रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 3 हो रहे हैं, क्रोमियम +3 हो रहा है ना,
तो निकाल लो म्यू इक्वल्स टू रूट 15 एन प्लस 2 15 ही आएगा, अभी अभी निकाला था हमने 3 प्लस 2 रूट 5 रूट 3 15, चाहो तो 15 को सॉल्व कर लेना एंड दिस इज योर आंसर। ये निकालना है बेटा, सारी चीजें रिकॉल करा दी मैंने तुमको, अब तक हमने जहां तक पढ़ लिया सारी चीजें रिकॉल करा दी, वीबीटी इसमें लग नहीं रही इसलिए नहीं किया है ना। हमने इसका नाम लिख लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, सारी बातें कर ली। सेकंड वाला बताओ ना, बिल्कुल बताओ। क्रोमियम Cl3 pyridine 3, क्रोमियम Cl3 pyridine 3, चलो करो अब क्लास, मुझे अब आंसर चाहिए। क्रोमियम Cl3 pyridine 3, इसका IUPAC लिखेंगे, लिखते जाओ। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे और म्यू लिखेंगे। सारी बातें लिखते जाओ फटाफट। नाम बताओ मुझे। सौरभ आंसर करो, मयूरी, महीन, वैष्णवी, झलक, वेरी गुड वेरी गुड, आगे करो, वेरी गुड, यहां तक तो सही हो। आगे ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 हो गई। देखो बेटा, अब 3 के पास क्लोरीन है तो इससे हम स्टार्ट करेंगे ट्राइक्लोराइडो, है ना, ट्राइक्लोराइडो ट्राइपिरिडिन, ट्राइक्लोराइडो ट्राइपिरिडिन क्रोमियम, है ना, क्योंकि न्यूट्रल है ना, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है ना एनायन। अब बेटा ये तो 0 होता है, क्लोरीन पे -3 होता है, निकाल लो x + 3 - 1 + 3 पे 0 = 0, x - 3 = 0, x पे +3 यानी कि थर्ड आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारी हो गई थर्ड यानी कि +3, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। वेरी गुड बेटा प्रकृति, क्लोरीन के साथ कितना बनाएगा 3 × 1 3, pyridine के साथ कितना बताएगा 3 × 1 3 यानी कि 3 + 3 6 हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम के ऊपर +3, ये तो हम कर ही रहे हैं, 24 सेम आएगा बेटा, आर्गन 3d3 और मैग्नेटिक मोमेंट अभी निकाला है √15, समझ रहे हो। देखो सौरभ ने नाम लिखा, वेरी गुड, सही है। पिरिडीन में बेटा आगे ट्राई भी लगा दो, 3 पिरिडीन है ना, ट्राइपिरिडिन क्रोमियम, ठीक है। साथ ही सबको भी आंसर देना है बेटा, अगर तुम लोग इंटरेक्ट नहीं करोगे तो मुझे कैसे समझ आएगा कि तुम लोग को आ रहा है। मयूरी बेटा बताना है, हाँ सही था प्रकृति, सारा सही है बेटा। झलक आंसर देना है, महीन सबको आंसर देना है। तीसरा वाला और बता रही हूं मैं, चलो इसको कर लेते हैं। K4 मैंगनीज CN6, K4 MnCN6 करो, चलो K4 सारी चीजें बताएंगे। K4 Mn क्या था, CN6 था ना, K4 Mn CN6, चलो क्या क्या बताओगे, IUPAC लिखो, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ और म्यू बताओ, सारी चीजें बताओ मुझे। वेरी गुड झलक, वेरी गुड वैष्णवी, बताओ, वेरी गुड बच्चा, सारे आंसर देने। मयूरी आंसर करो, महीन, पार्थ, वेरी गुड, नाम समझ में आ रहा है सबको, हेक्सासाइनाइडो, पहले पोटेशियम से स्टार्ट होगा, सॉरी पोटेशियम से स्टार्ट होगा, पोटेशियम, फिर हेक्सासाइनाइडो, है ना, मैंगनेट, मैंगनेट हो जाएगा वो, क्योंकि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, सॉरी नायनिक कॉम्प्लेक्स है, मैंगनेट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी इसकी निकाल लो,
निकाली किसी ने? 4 + 1 मैंगनीज एट सी एंड पे भी कितना होता है -1 = 0। ठीक है, तो 4 + x - 6 = 0। x = 6 - 4 x2 आ जाएगा बेटा, तो +2 यानी कि रोमन नंबर में 2, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो गई। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिख रहा है CN के साथ अकेला है और मोनोडेंटेट है, 6 × 1 = 6 है ना बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ गया मेरे पास, वेरी गुड। मैंगनीज के ऊपर +2 का चार्ज है, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज 25, सीधे सीधे ऑर्गन 3d5 होगा, है ना। 4s2 चला जाएगा इसमें। म्यू निकाल लो, n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 5 है, सॉल्व करो, n +2 तो कितना आएगा? √5, 5 + 2 स्टूडेंट्स, हाँ बेटा, वेरी गुड। समझ गए सारी बातें बेटा? इतनी चीजें हम पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन में, इसलिए सबको बनना चाहिए ये सब, ठीक है। चलो तो बेटा अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स डू आवर नेक्स्ट टॉपिक, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलो, क्या होती है ये CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? अब बेटा यहां पर हमको क्या पढ़ना है? ये तो पढ़ लो, फिर ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, अल्कोहल वाला, है ना। एलो एल्केन, एलो एरीन हो गया था ना, इसको कंप्लीट कर लें। थोड़ा सा क्या बचा है? CFT बचा है, कलर बचा है बेटा, है ना। CFT, कलर, और थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशंस देखना है। एक आध लेक्चर में, आई थिंक 2 लेक्चर, ये लेक्चर एक और लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे, एंड देन फिर हम अल्कोहल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो चल, अब बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारी जो ट्रांजिशन मेटल यानी कि जो डी मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट से जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है, उनका हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं बेटा। अब हमको ये देखना है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उसकी एनर्जी कैसे अफेक्ट होती है जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। समझना मेरी बात, क्या बोल रही हूं मैं? हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, सारे पॉइंट, सारे वर्ड्स को कैच करो। जो सेंट्रल मेटल एटम है, उसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी कैसे अफेक्ट होगी जब हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे। तो उन सब से हमको अब एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मिलने वाला है, और वो हमें मिलेगा CFT से। आ जाओ बच्चों, फटाफट कंप्लीट कर देते हैं इसको। डी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोल रहे हैं, दिस इज अ मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, दिस इज अ मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन मेटल complex in which we will study how the d orbitals of the metal ion are affected by the electric field
how the d orbitals, how the energy of d orbitals, how the energy of d orbitals of the metal ion are affected by the इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लिगेंड्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोवाइड करेंगे, लिगेंड्स प्रोवाइड करेंगे। और कौन अफेक्ट होगा बेटा, सेंट्रल मेटल एटम के जो डी ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी अफेक्ट होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड्स क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने वाले हैं बच्चा। लिगेंड्स क्या प्रोवाइड करेंगे, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, ध्यान से समझना। तो बेटा जो लिगेंड्स हैं यहाँ पर उनको हम कैसे मानेंगे, जो लिगेंड्स हैं, जो लिगेंड्स है बेटा इनको हम एनाइन के केस में, अगर कोई लिगेंड एनाइन है तो उसे हम पॉइंट चार्ज मानेंगे। जो लिगेंड है अगर एनाइन है तो उसको बेटा हम पॉइंट चार्ज मानेंगे, ठीक है। और अगर वो न्यूट्रल है, और अगर वो न्यूट्रल है तो उसे हम पॉइंट डाइपोल मानेंगे। थोड़ी सी फिजिक्स है लेकिन कोई यूज नहीं है इसका, ठीक है। क्या बता दिया मैंने, समझ लो कि लिगेंड्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले हैं। लिगेंड्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, मयूरी वॉट एवर यू आर हैविंग अ क्वेश्चन यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स एज इट इज लाइव, आई कैन नॉट आंसर द रेजिंग हैंड्स, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि जो हमारे सेंट्रल मेटल आयन है उनके डी ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे अफेक्ट होगी, जब हम लिगेंड्स की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। लिगेंड्स के एनायन है तो उसको हम पॉइंट चार्ज मानेंगे बेटा, और अगर लिगेंड्स जो है न्यूट्रल है तो उन्हें हम पॉइंट डाइपोल मानेंगे, ठीक है। अब बेटा होगा क्या, जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगाएगा, लिगेंड्स लगाएगा। जैसे ही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिगेंड्स लगाएगा उसमें क्या होगा, जो डी ऑर्बिटल्स में 5 होते हैं, आपको पता है ना डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उन 5 ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम नहीं रहने वाली। पहले तो सेम थी, पहले वो सेम थी, है ना, जो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी थी वो पहले सेम थी, लेकिन जैसे ही लिगेंड्स की इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी जो डी ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी सेम नहीं रहने वाली, और वो जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, है ना। उसकी वजह से डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। उसी को हम क्या बोलेंगे, या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। लिखो, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड्स द डी ऑर्बिटल्स will now, the d orbitals now will not have same energy, है ना। अब तक क्या थी बेटा, सेम एनर्जी थी, जो डी ऑर्बिटल्स थे उनकी अब तक सेम एनर्जी थी, लेकिन जैसे ही लिगेंड्स की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, जैसे ही लिगेंड्स की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं रहेगी, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाएगी, और उसी स्प्लिटिंग को हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। उसी स्प्लिटिंग को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और ये स्प्लिटिंग बेटा हमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में पढ़नी है, और हमारी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाली यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में पढ़नी है, समझ रहे हो। हमें स्क्वायर प्लेन में पढ़नी है, वैसे भी टेट्राहेड्रल से स्क्वायर प्लेन में पढ़नी है ना। तो एक हमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले में पढ़ना है और एक 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले में पढ़ना है। हैव यू ऑल नोटेड डाउन, इतना लिख लिया, हैव यू ऑल नोटेड डाउन दिस मच, नहीं लिखो, फटाफट लिखो, आई हैव टू राइट फर्दर। है ना। अब क्या हो रहा है, जैसे ही लिगेंड्स ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई वैसे ही डी ऑर्बिटल्स की अब सेम एनर्जी नहीं रहेगी, सेम एनर्जी नहीं रहेगी, तो अब क्या होगा, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग, है ना। अब क्या लिखेंगे हम, स्प्लिटिंग,
of 5 d orbitals into 2 sets of orbitals, 2 सेट में डिवाइड हो जाएंगे बेटा, into 2 sets of orbitals, splitting of 5d orbitals into 2 sets of orbitals with different energy, with different energies is called crystal field splitting. इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. समझ रहे हो? हाँ झलक, बिना फील्ड के ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है, जो 5 ऑर्बिटल्स है ना हमारे dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर, dz स्क्वायर, इनकी पहले एनर्जी सेम रहती है. उनकी डीजेनरेसी कहते हैं उनको हम. डीजेनरेसी जो है उनकी पहले सेम रहती है, लेकिन जैसे ही लिगेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने लगते हैं, इनकी जो एनर्जी है वो डिफरेंट हो जाती है और वो 2 ऑर्बिटल में टूट जाएंगे. अभी मैं बताऊंगी कैसे टूटेंगे, अभी समझ में आ जाएगा, है ना. वो d ऑर्बिटल में टूट जाएंगे, 2 ऑर्बिटल में टूट जाएंगे अलग अलग एनर्जी के साथ. उसको बोलेंगे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. समझ गए ना? चलो स्टार्ट करें. तो अब बेटा ये जो स्प्लिटिंग होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये जो स्प्लिटिंग होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये भी लिख लो. स्प्लिटिंग जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है? सबसे पहले तो चार्ज ऑफ द मेटल आयन. किसके ऊपर डिपेंड करेगी स्प्लिटिंग? चार्ज ऑफ द मेटल आयन के ऊपर डिपेंड करेगी बेटा. ठीक है. दूसरा लिगेंड का क्या नेचर है? कैटाइन है, एनाइन है, न्यूट्रल है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी. ठीक है. दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? लिगेंड का क्या नेचर है? लिगेंड कैटाइन है, एनाइन है, न्यूट्रल है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी. और कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं? 4 लिगेंड है तुम्हारे, 6 लिगेंड्स हैं, इनके ऊपर डिपेंड करेगी. ठीक है. तो इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी. ठीक है. नंबर ऑफ लिगेंड्स के ऊपर, दूसरा नेचर ऑफ लिगेंड्स के ऊपर, और तीसरा चार्ज ऑफ द मेटल आयन के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. अब बेटा इससे हम क्या पढ़ पाएंगे? इससे हम डिटर कर पाएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर बता पाएंगे. अब हम कंपाउंड्स का, बेटा ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, इससे हम कंपाउंड्स का कलर बता पाएंगे. इट विल हेल्प अस टू स्टडी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताएगा हमें, एंड कलर ऑफ द कंपाउंड्स. दूसरा हमें क्या बताएगा? कलर ऑफ द कंपाउंड्स. यहां तक समझ गए सारे? मयूरी हैंड नीचे तो कर लो बेटा, हैंड रेज ही है. हाँ समझ गए? यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम? इतनी थ्योरी में किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है? पहले क्या थी? सेम एनर्जी. जैसे ही क्रिस्टल फील्ड जैसे ही लिगेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ये 2 साइड्स में डिवाइड हो जाएंगे, जिनकी एनर्जी अलग अलग होगी. उसी को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलेंगे. ये जो स्प्लिटिंग होती है बेटा किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी? मेटल आयन के ऊपर कितना चार्ज है, कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स है, और इन लिगेंड्स का क्या नेचर है. कैटाइन है, एनाइन है ना. और इनसे हम पढ़ सकेंगे क्या? कंपाउंड्स का कलर और कंपाउंड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. महीन प्लीज म्यूट कर लो बेटा. ठीक है. चलो देखिए सौरभ आगे क्या होगा. चलो अब हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है. यानी कि पहले मैं आपको स्प्लिटिंग बता रही हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमें 2 में स्प्लिटिंग पढ़नी है बेटा. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्प्लिटिंग पढ़नी है और दूसरी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पढ़नी है. अब तुमको पता है कि इसमें लिगेंड्स कैसे अरेंज रहते हैं? बना दूं मैं फटाफट. ये जैसे कि आपका मेटल होता है, ये हमारा
लिगेंड्स का अरेंजमेंट रहता है ना। ये हमारे लिगेंड्स का अरेंजमेंट रहता है। पता है सबको, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इसी तरीके से अरेंज रहते हैं, है ना, लिगेंड्स इसी तरीके से अरेंज रहते हैं। अब देखो बेटा कैसे स्प्लिटिंग होगी, समझना बच्चों, कैसे स्प्लिटिंग होगी। सबसे पहले हम बनाते हैं हमारे 5 ऑर्बिटल्स। सबसे पहले हमने बनाए हमारे 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये है स्टेट 1। ये क्या बोल दिया हमने, ये हमारी स्टेट 1, 5 ऑर्बिटल्स जो हमारी स्टेट 1 है, ठीक है। इनको थोड़ा सा ऊपर ग्राउंड स्टेट से थोड़ा सा एक्साइट हो गए, चलो स्टेट 2 तक ले गए, ये हो गई हमारी स्टेट 2। अब यहां से आएगा सारा अंतर। अब देखो देखो, अब मेटल के अरेंज इस तरीके से 6 लिगेंड्स अरेंज है, 1 2, है ना, ये सेंट्रल मेटल आयन है, ये जो मेरी फिंगर है ये सेंट्रल मेटल आयन है बच्चों, है ना, ये सेंट्रल मेटल आयन है। एक लिगेंड यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 ऐसे में है और 2 इस तरीके से है ना, आप देख सकते हो, है ना, ऐसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। अब बेटा जो लिगेंड्स है उन पे इलेक्ट्रॉन है, जो लिगेंड्स हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन है, तो तुम लोग मुझे बताओ किसको ज्यादा रिपल्शन होगा, जो एक्सिस के अलोंग होंगे या जो एक्सिस के बिटवीन होंगे। ये हमारे लिगेंड्स है ना, किसके बीच में रिपल्शन होगा, इन दोनों के बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा या इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। मतलब जो एक्सिस के अलोंग है, जो एक्सिस के अलोंग है उन मेटल और लिगेंड्स के बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा, या फिर दोनों में तो होगा लेकिन एक में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, किस में होगा, जो एक्सिस है अलोंग द एक्सिस है उनमें ज्यादा रिपल्शन होगा, या जो बिटवीन द एक्सिस है उनके बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा। बताओ मुझे, इतना सा जवाब दे दो मैं क्रिस्टल फील्ड समझ में आ जाएगी। वाई बिटवीन, अच्छा झलक ने बोला है कि जो बिटवीन एक्सिस है उनके बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा, सौरभ बोल रहा है अलोंग द एक्सिस में ज्यादा रिपल्शन होगा। दोनों का रीजन चाहिए, एक एक लाइन में मुझे रीजन बताओ। सौरभ यू आर राइट, अलोंग द एक्सिस, नहीं बेटा पास पास में किसने कह दिया, बिटवीन द एक्सिस में तो है ही नहीं। सौरभ यू आर राइट कि अलोंग द एक्सिस जो है वो ज्यादा रिपेल होंगे, लेकिन क्यों होंगे, मुझे आंसर चाहिए। जो हमारे 2 है, 2 ऑर्बिटल जो है, 2 ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग है और 4 ऑर्बिटल हमारे बिटवीन द एक्सिस में है, तो ज्यादा रिपल्शन आई एम सेइंग कि जो अलोंग द ऑर्बिटल्स है, अलोंग द एक्सिस है, उनके बीच में ज्यादा रिपल्शन होता है। क्यों होता है, सौरभ अलोंग द एक्सिस ज्यादा रिपल्शन क्यों होता है? बिकॉज देखो जो लिगेंड्स हैं वो मेटल आयन को 3 एक्सिस में अप्रोच कर रही है बेटा, एक एक्स एक्सिस में कर रही है, एक वाई एक्सिस में कर रही है और एक जेड एक्सिस में कर रहे हैं। तो जो 2 अलोंग द एक्सिस है उनको ज्यादा रिपल्शन होगा, ज्यादा रिपल्शन होगा तो उनको ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी इन इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, दूसरे ऑर्बिटल्स में ले जाने के लिए इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारे पास ज्यादा हो जाएगी। अच्छा तुक्का लगा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कुछ तो बोला, हंसने की क्या जरूरत है भाई, ठीक है। चल कोई नहीं, मैं समझा रही हूँ, मेरी बात समझना, है ना। देखो बेटा ये लिगेंड्स जो हैं, जो मेटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एक्सिस की तरफ आते हैं उनके पास ज्यादा आते हैं, जो एक्सिस में होते हैं ना सबसे पहले उनके पास ज्यादा आते हैं और थोड़े पास पास में होते हैं, इस टाइप का अरेंजमेंट ही होता है ना। जो मेटल के इलेक्ट्रॉन है और जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एक्सिस में है, अगर वो एक्सिस में है तो ये बेटा एक्सपेरिमेंटली है कि ये जो एक्सिस के अलोंग होता है इनके बीच में ज्यादा रिपल्शन होता है। क्यों? क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलोंग द एक्सिस सबसे पहले अप्रोच करते हैं, यानी कि इस एक्सिस पे सबसे पहले अप्रोच करते हैं एज कंपेयर टू वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जो सबसे पहले जो पास में अप्रोच करेंगे वो अलोंग द एक्सिस होगा बेटा, ये हमेशा ही होगा,
ये हमेशा ही होगा। क्या बताया मैंने कि जो अलोंग द एक्सिस है उसमें रिपल्शन ज्यादा होता है, अलोंग द एक्सिस रिपल्शन ज्यादा होता है, इसकी वजह से इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जो बिटवीन द एक्सिस होंगे, जो बिटवीन द एक्सिस होंगे उनमें रिपल्शन कम होगा, इसलिए उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, उनकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। अब बेटा कौन से हैं जो अलोंग द एक्सिस होंगे, ये भी समझ लो। तो बेटा दो होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, और बिटवीन द एक्सिस तीन ऑर्बिटल्स रहते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है, ठीक है, क्या होता है बिटवीन द एक्सिस में तीन ऑर्बिटल्स रहेंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और अलोंग द एक्सिस जो है हमारे दो ऑर्बिटल्स है। ठीक है, जिसमें रिपल्शन ज्यादा होगा। बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर बेटा, चला ये जो स्ट्रक्चर की वजह से है ना, स्ट्रक्चर की वजह से है ये। चलो अब हम देखते हैं स्प्लिटिंग होगी कैसे। इसको मुझे थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा, स्प्लिटिंग होगी कैसे। चलो स्टेट 2 बनाया था मैम ने, 1 2 3 4 5, स्टेट 2। अब देखो स्प्लिटिंग समझना बच्चों, जो जिसकी ऊपर है, जिसकी ज्यादा एनर्जी है उसको ऊपर बना दो, जिसकी ज्यादा एनर्जी है उसको ऊपर बना दो, जिसकी कम एनर्जी है उसको नीचे बना दो, बस। जिसकी ज्यादा एनर्जी है उसको ऊपर बना दो और जिसकी कम एनर्जी है उसको नीचे बना दो। ये क्या हो गया आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये क्या हो गया डी जेड स्क्वायर। जिसकी कम एनर्जी है उसको नीचे बना देंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। अब बेटा जिसकी ज्यादा एनर्जी है, जिसको हमने ऊपर बनाया है, उसको हम नाम देंगे T2G, है ना, स्पेशल नाम है T2G। जिसकी कम एनर्जी है उसको हम नाम देंगे EG। और बेटा ये हमने एक सेंटर बना दिया, ये हमने एक सेंटर बना दिया, इस सेंटर को हम बोलेंगे बैरी सेंटर, इस सेंटर को हम बोलेंगे बैरी सेंटर। ठीक है, क्या बोलेंगे, बैरी सेंटर। तो बेटा अब देखो आगे समझना, यहां से यहां तक की कुछ एनर्जी होगी, और बच्चा लोग यहां से यहां तक की कुछ एनर्जी होगी। क्या बोल रही हूं मैं, ऊपर जो हमारा T2G सेट है उसकी कुछ एनर्जी होगी, और जो नीचे वाला है उसकी कुछ एनर्जी होगी। इसकी एनर्जी मान लो, इसकी एनर्जी होती है 0.6 क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और इसकी एनर्जी होती है -0.4 क्रिस्टल एनर्जी। ठीक है, क्रिस्टल एनर्जी, हमने नाम थोड़ा सा उल्टा दे दिया, इसको हम EG बोलेंगे, इसको EG बोलेंगे बेटा, और इसको T2G बोलेंगे। जो नीचे है ना इसको T2G बोलेंगे और ऊपर वाले को हम EG बोलेंगे। ठीक है, इतनी एनर्जी कितनी है 0.6 डेल्टा O, और इतनी एनर्जी क्या है हमारी -0.4 डेल्टा O। अब ये डेल्टा O क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो डेल्टा O है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं तो यहां लिख रही हूं डेल्टा O रिप्रेजेंट करती है क्रिस्टल फील्ड stabilizing energy, crystal field stabilizing energy in octahedral complex। ये जो O लगाया है, या अब P बनाएंगे तो यहाँ T लगा देंगे, जैसे O लगा दिया तो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हाँ सौरभ रिपीट करती हूँ, इतना समझ में आ रहा है, मैं फिर से रिपीट करने ही वाली हूँ पूरा। इतना यहां तक किसी को समझ में आया, मयेन मयूरी प्रकृति किसी को भी आया बेटा, आंसर मी।
चलो एक बार और रिपीट कर लेते हैं बच्चों लोग, है ना। चलो अब देखो फिर से समझना, हमने यहां तक पढ़ लिया था स्प्लिटिंग होती क्या है, जब हमें डी ऑर्बिटल्स को स्प्लिट करना है, जैसे ही लिगेंड्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। तो बेटा जो अलोंग द एक्सिस होते हैं वो लिगेंड्स के पास में होते हैं, और इतना समझ लो बेटा ऐसा होता है क्या, जो लिगेंड्स में अलोंग द एक्सिस होते हैं वो लिगेंड्स के पास में माने जाते हैं, और जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं वो लिगेंड से दूर माने जाते हैं। ठीक है, अब जो तुम खुद भी तो समझो, जो एक्सिस के पास में होगा वो लिगेंड के पास में ही होगा ना, जो एक्सिस के अलोंग होगा वो लिगेंड के पास में होगा, तो वो लिगेंड के पास में, इसकी वजह से उनमें रिपल्शन ज्यादा हुआ, रिपल्शन ज्यादा हुआ इसलिए उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, अब जो बिटवीन द एक्सिस है वो लिगेंड से दूर है, वो लिगेंड से दूर है इसलिए उनके बीच में रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम हुआ इसकी वजह से उनकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो ऐसे कितने हैं जो अलोंग द एक्सिस है, ऐसे दो है, dxy और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, और ऐसे कितने हैं जो बिटवीन द एक्सिस है, dxy dyz और dzx। तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया बेटा, जो जिसकी एनर्जी ज्यादा थी उसको ऊपर बनाया, जिसकी एनर्जी कम थी उसको नीचे बनाया। ठीक है, देख पा रहे हो, तो इन तीनों को हम साथ में बोल देते हैं T2G, और इन दोनों को हम साथ में बोल देते हैं EG। इतने पार्ट की एनर्जी कितनी है 0.6, और इतने पार्ट की एनर्जी कितनी है -0.4। बस यही तो एक्सप्लेन किया है, बस यही तो एक्सप्लेन किया है। डेल्टा ओ को क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। डेल्टा ओ को क्या बोल रहे हैं हम बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आया झलक सौरभ, सेंटर ये हमने मान लिया बेटा, ये बिटवीन द सेंटर हमने मान लिया, शुरू कर लिया, बैरी सेंटर है ना, ये इसके अलोंग एनर्जी हो गई, इसके अलोंग। झलक आ गया बेटा, महेंद्र आ गया, वेरी गुड। चलो इसको तुम लोग चाहो तो इसमें भी देख लो, मैम ने बनाया है, ये तो हमने भी कर लिया था। देखो ये है हमारे एनर्जी का, देखो बेटा यहाँ पे स्टेट 1 थी, स्टेट 2 गई और 2 में डिवाइड हो गया, ये 3/4 हमारा 0.6 ही होता है, और ये हमारा -0.4 ही होता है। 3/5 या 2/5 कुछ भी याद रख सकते हो, समझ गए। तुरंत अब हम बनाते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब बेटा हम बनाएंगे क्रिस्टल फील्ड एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बनाए, चलो क्रिस्टल फील्ड splitting in tetrahedral complex। ठीक है, यानी कि C4 की बात होगी, किसकी बात हो रही है बेटा, C4 की बात होगी। अब देखो यहां पर कैसा अरेंजमेंट रहेगा, ये मेटल होगा तो लिगेंड 4 ही होंगे इसमें, स्क्वायर प्लेनर तरीके से, ये 4 होगा। ठीक है, ये 4 होगा। चलो स्प्लिटिंग करें। अब बेटा यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है, कुछ अलग से कॉन्सेप्ट नहीं आना है। जो अलोंग द एक्सिस रहेगा, जो अलोंग द एक्सिस रहेगा, सेम कंसेप्ट है बेटा, कुछ अलग से नहीं आएगा। उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, उनमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है इसमें भी, बस स्प्लिटिंग का तरीका थोड़ा सा अलग है, वो बता रही हूँ। और जो बिटवीन द एक्सिस रहेगा उसका रिपल्शन कम होगा, क्यों होगा बता दिया था मैंने, और उनकी एनर्जी कम होगी, उनकी एनर्जी कम रहेगी। बिटवीन द एक्सिस फार थोड़े से दूर रहते हैं, लिगेंड्स से फार रहते हैं, इसकी वजह से उनमें रिपल्शन कम रहता है। अलोंग द एक्सिस थोड़े लिगेंड के पास आ जाते हैं, इसकी वजह से उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसमें जो अलोंग द एक्सिस रहने वाले हैं वो 3 है, अलोंग द एक्सिस यहाँ पे 3 आ जाएंगे, dxy, dyz और dzx। और इसमें बिटवीन द एक्सिस बेटा सिर्फ 2 ही है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। अब स्प्लिटिंग तो तुम लोग बना ही सकते हो, बना सकते हो ना बेटा, 5 को करो, 1 2 3 4 5, ये स्टेट 1 हो गया, स्टेट 1 हो गया बेटा, इसको स्टेट 2 कर दे फटाफट, स्टेट 2 करो, 1 2 3 4
5, ये स्टेट 2 हो गया। ठीक है, अब हम इसको स्प्लिट करेंगे। ये लो भाई, स्प्लिट कर दो। अब ऊपर बेटा 3 है, ऊपर हमारे 3 है, 3 बनाओ, 1 2 3, और नीचे बेटा 2 ही है, उल्टा है थोड़ा सा, नीचे हमारे 2 ही है ना। अब ये जो तीनों हैं इनको मिला के हम बोलेंगे P2, और ये जो 2 हैं इनको बोलेंगे हम E। पहले वाले में बेटा क्या बोला था, पहले वाले में नीचे वाले को T2G और ऊपर वाले को EG बोला था। यहाँ पे T2 और E बोल रहे हैं, यहाँ पे T2 और E बोल रहे हैं। बीच का मान लो बैरी सेंटर, बीच को हमने क्या मान लिया, बैरी सेंटर। ठीक है, इसकी एनर्जी ज्यादा है ऊपर वाले की, नीचे वाले की एनर्जी कम है। यहां तक हमको दिख रहा है सबको? ठीक है, अब बेटा किसकी कितनी एनर्जी होगी, यहां तक की एनर्जी क्या होगी और यहां तक की एनर्जी क्या होगी, सेम ही रहेगी, बस चेंज हो जाएगा, साइन के साथ बस चेंज हो जाएगा, और बाकी तो सेम ही रहेगी। इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 0.4 डेल्टा टी आ जाएगा यहाँ पे, टेट्राहेड्रल। और इसकी एनर्जी जो कम है, जो नीचे है उसमें माइनस लगेगा, 0.6 डेल्टा टी आ जाएगा बस। और ये डेल्टा टी क्या है मैम, ये है क्रिस्टल फील्ड splitting energy, crystal field splitting energy in tetrahedral complex। वही का वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको बोलते हैं बेटा CFT। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मयूरी, महेन, सौरभ, निखिल, झलक, पार्थ, प्रकृति, क्या सबको समझ में आ गई? ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों में इजी था, है ना। अब बेटा इसको हमें कुछ और कैलकुलेशन और फैक्टर्स देखने हैं। अगर तुम लोग को यहां तक समझ में आ गया सो मे आई एक्सप्लेन फर्दर। अरे वाह, चलो आगे बात करते हैं, बच्चों। चलो यहां तक सबको समझ में आ गया है। कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, कैलकुलेशन अभी करेंगे बेटा, सीखेंगे भी। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा पहला फैक्टर जो क्रिस्टल फील्ड को अफेक्ट करता है वो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। क्या? ऑक्सीडेशन, पहला फैक्टर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अब कैसे अफेक्ट करता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन? तो मैं तब आपको बता दूं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर किसी पे +3 का चार्ज है, एक आयरन है जिसके ऊपर +3 का चार्ज है और एक क्रोमियम है जिसके ऊपर +2 का चार्ज है, तो बेटा देखो एग्जाम्पल देख लो, सबसे अच्छा लिख ही लेते हैं ना। क्रोमियम H2O6+3 है, ठीक है, और दूसरा है तुम्हारा आयरन H2O6+2। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे क्रोमियम के ऊपर +3 का चार्ज है, आयरन के ऊपर +2 का चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज्यादा है, इसका मतलब इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ज्यादा होगी। क्या? इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ज्यादा होगी। आ रहे, समझ में आ रहे? पहला पॉइंट क्लियर है ना। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन पे अफेक्ट करेगी। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं बेटा। दूसरा हमारी ट्रांजिशन सीरीज।
दूसरा है हमारा ट्रांजिशन सीरीज। कितनी सीरीज है? 3 सीरीज होती है बच्चों, एक 3D सीरीज होती है ट्रांजिशन सीरीज और एक 5D सीरीज होती है ना। एक ट्रांजिशन सीरीज में एक 3D होती है, एक 4D होती है और एक 5D होती है। तो सबसे पहले बेटा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी सबसे ज्यादा 5D सीरीज की होती है, फिर 4D सीरीज की होती है और लास्ट में 3D सीरीज की होती है। यानी कि अगर एक स्कैंडियम का है, समझ लो एक स्कैंडियम H2O6 है, ठीक है। एक मान लो आपका टाइटेनियम H2O6 है और एक मान लो आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम तो सेम ही सीरीज का हो गया, स्कैंडियम इन ईयर और एक लाएंगे, ठीक है, H2O6 है। तो बेटा ये जो है आपका 5D सीरीज का है, आपको याद होना चाहिए, सेकेंड ईयर लाएंगे ऐसी किया था हमने, तो ये इसकी ज्यादा हो जाएगी, फिर इसकी और फिर इसकी। तो इस तरीके से डिपेंड करता है ट्रांजिशन सीरीज के ऊपर। अगर कोई 5D सीरीज का सेंट्रल मेटल आयन है तो उससे क्रिस्टल फील्ड ज्यादा होगी, देन 4D सीरीज की ज्यादा होगी, देन लास्ट में हमारी 3D सीरीज की ज्यादा होगी। क्लियर है ना? है ना सौरभ? चलो थर्ड पॉइंट देखें। चल बेटा थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेंथ हो गया, नेक्स्ट है ज्योमेट्री, नेक्स्ट है ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा बेटा स्क्वायर प्लैनर की ज्योमेट्री के सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड होती है, फिर ऑक्टाहेड्रल की होती है और सबसे कम होती है टेट्राहेड्रल की। सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लैनर की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी होती है, फिर ऑक्टाहेड्रल की होती है और फिर टेट्राहेड्रल की होती है, याद रखना, ठीक है। ये है आपका थर्ड पॉइंट, डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ लिगेंड्स के ऊपर, ठीक है। फोर्थ केस डी, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। सो बेटा कैसे याद रखोगे? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। जो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उतनी ज्यादा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी होगी। अब किससे पता करोगे कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? हाँ, किससे पता करोगे कि एक लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग और वीक? यस झलक, वेरी गुड। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाया तो था ना हमने, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक तो बेटा एक तरीका ये याद रख सकते हो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन, ऐसे होता है। आयनेक्स होता है ना, पियोनिक्स आयनेक्स में जाते हो ना, आइनॉक्स आइनॉक्स आयनेक्स में जाते हो, उसको जगह सीएनॉक्स कर देना, उसको सीएनॉक्स कर देना। याद रखने का तरीका है, पहले कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन। अगर ये चारों नहीं है, ये चारों नहीं है, तो देखना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फिर क्या देखोगे? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको कल ही लर्न कराई थी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कल ही बताई थी, आज उसकी ट्रिक बताऊंगी। आज हम उसकी ट्रिक देखेंगे बेटा। ट्रिक क्या है इसको समझो। ट्रिक देखो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ट्रिक देखेंगे आज। एक बार ट्रिक समझना बेटा, एक बार सचिन, क्या बेटा इलेक्ट्रोसेरी सीरीज में ये चारों नहीं होते क्या? होते, फिर भी आपको एक छोटा सा, अगर कई बार आप बैठे हो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद नहीं है तो ये तो याद रहेगा, आयनेक्स तो याद रहेगा, इसलिए बता दिया मैम ने। होते हैं बेटा, कार्बन ही तो आते हैं, आपने देखा था हेलोजन जो थे, आयरन वगैरह इनकी सबसे कम थी, है ना, आयोडीन, सॉरी आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब वीक लिगेंड्स थे, उसी की मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ आज, ठीक है। चलो करो, एक बार सचिन ट्रिक क्लास से फरार, एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट को पानी से प्यार,
एक बार सचिन क्लास से फरार, आई एम गिविंग यू द ट्रिक टू लर्न द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। सो एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट को पानी से प्यार, नाचते हुए उड़ता अमोनिया कहाँ पहुंच गया? नाचते हुए उड़ता अमोनिया नॉर्थ कनाडा पहुंच गया। कहाँ पहुंचेगा बेटा? नॉर्थ कनाडा, समझना। नाचते हुए उड़ता अमोनिया कहां पर पहुंच गया? नाचते हुए उड़ता अमोनिया पहुंच गया आपका कनाडा में, है ना। नाचते हुए नॉर्थ कनाडा में और कोलंबो में मिला। कहां पे मिला? और कॉमा लगा देना, कोलंबो में मिला। इसकी ट्रिक मैं भी बताती हूँ कैसे रखना है। कोलंबो में मिला, ठीक है। दिस इज द ट्रिक टू लर्न द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या था? एक बार सचिन जो था, सचिन इज अ स्टूडेंट, वो क्लास से फरार हो गया। उसको क्यों क्लास से फरार हुआ? क्योंकि एक ऑक्सिलेट उसकी गर्लफ्रेंड थी, है ना, उसको उससे प्यार हो गया था, है ना। तो वो नाचते हुए उड़ता अमोनिया के साथ कहाँ पे पहुंच गया? नॉर्थ कनाडा, और कोलंबो वो मिला। हाँ हाँ बिल्कुल नोट कर लो, नोट करने के लिए ही है। देखो, एक बार सचिन क्लास क्लोरीन, ठीक है, से फरार, समझ गए। क्लोरीन, सल्फर और फ्लोरीन और ऑक्सिलेट, क्या? और बेटा ऑक्सिलेट से प्यार, और यानी कि OH, ऑक्सिलेट यानी कि C2O4, समझ रहे हो ना बेटा। और ऑक्सिलेट को पानी, बेटा को इसी में लगा देना। पानी क्या है? H2O, ठीक है। पानी क्या हो गया तुम्हारा? H2O से प्यार, ठीक है। प्यार भी इसी में ही लगा देना। यहां तक हमारे हैं। फिर नाचते हुए के लिए क्या लगाओगे? NCS। नाचते हुए के क्या लगाएंगे बेटा? NCS, ठीक है। उड़ता के लिए आप क्या याद रखोगे? EDTA। अमोनिया के लिए क्या याद रखोगे? NH3, है ना। ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कहां तक वीक थे बेटा? यहां तक हमारे वीक थे। यहां तक क्या है? वीक है। इसके बाद यहां से सब क्या आ जाएंगे? हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, याद रखना, ठीक है। अमोनिया क्या हो गया? NH3, इन यानी कि EN, नॉर्थ कनाडा। NO2 माइनस, कनाडा, CN, कनाडा क्या हो गया? CN, कोलंबो में मिला, यानी कि लास्ट CO। बेटा इस ट्रिक से कभी नहीं भूलोगे, इस ट्रिक से कभी भी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं भूलोगे, ठीक है। झलक, मयूरी आ रहे, सौरभ, निखिल, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भूलेगा आप? सौरभ, महेंद्र, तो इन सारे फैक्टर से आप लिगेंड की स्ट्रेंथ पता कर सकते हो, जो हमने कैलकुलेट कर ली है। नोट कर लो बेटा, ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, ट्रिक भी नहीं मिलेगा। जस्ट रिमेंबर दिस, रिवाइज कर लो, एक बार देख लो। सो स्टूडेंट्स, जो हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, इसमें हमारा एक कैलकुलेशन पार्ट और बचा हुआ है। कैलकुलेशन के बाद हमारे कलर बचा हुआ है, कंपाउंड के कलर्स देखने हैं हमको, और थोड़ी सी एप्लीकेशंस बची है ना। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली मैं ये लेक्चर को कंप्लीट कर दूंगी, ये चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। टिल देन रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बेटा तुम लोगों का। गुड राइम, थैंक यू निखिल, है ना। अब बेटा सारी चीजों को रिवाइज करो, वरना नहीं बनेगा, है ना। सब चीजें रिवाइज कर लो, वरना भूल जाओगे। क्योंकि आज मैंने देखा तुम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे नहीं बन रहा था, तो सारी चीजें रिवाइज करो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है और इजी है, कोई बहुत दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं। अगर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे सो यू विल इजिली गेट ईच एंड एवरीथिंग, है ना।
सो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो एंड देन वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. ओके, ठीक है बच्चों, बाय बाय. यस, बाय स्टूडेंट्स. थैंक यू. बाय सौरभ, बाय निकिता, झलक, एवरीवन बाय. बाय मयूरी.